नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संप्रभुता की विशेषताएं और संप्रभुता के प्रकार पर चर्चा करेंगे। इसकी पहले की चर्चा में हमने संप्रभुता की अवधारणा क्या है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है और इसकी परिभाषा क्या है, इस विषय पर चर्चा की थी। अब हम शुरू करते हैं संप्रभुता की विशेषताएँ। संप्रभुता की सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है असीमित और पूर्णता का होना। यानी देखिए, संप्रभु सबसे ऊपर होता है। संप्रभु के पास सारी शक्तियाँ होती है। जिसको आदेश देगा संप्रभु देगा। उसकी आदेश और उसकी इच्छा पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी तरह की कोई सीमा नहीं है। यदि संप्रभु की शक्तियाँ यदि सीमित है तो इसका अभिप्राय यह है कि उस संप्रभु से ऊपर भी कोई ऐसी गाइडलाइंस है, कोई ऐसी सुपर पावर है जो उसकी शक्तियों को सीमित करता है। अगर किसी की शक्ति को सीमित किया जाता है तो वो इस परिभाषा या इस विशेषता की श्रेणी में नहीं आता है। इट मीन्स वो संप्रभु या प्रभुत्वकारी शक्ति नहीं हो सकता। जैसे जॉन ऑस्टिन जो है संप्रभुता की जो परिभाषा देते हैं, उस संप्रभुता की परिभाषा में वो स्वयं ये कहते हैं कि यदि कोई निश्चित समाज किसी व्यक्ति या किसी शक्ति का आदेश की पालना करते हैं और वो स्वेच्छा से करते हैं, सहमति से करते हैं, और वो जो आदेश दे रहा है उसको किसी अन्य का आदेश प्राप्त ना हो और न ही उसका ऐसा स्वभाव हो कि उसके आदेशों की पालना करे, इट मीन्स संप्रभु शक्ति परफेक्ट है, पूर्ण है और असीमित है। उसके ऊपर कोई भी नहीं होता। तो संप्रभुता की यह महत्वपूर्ण विशेषता है। हालांकि यहाँ पर अलग अलग विद्वान अलग अलग बात करते हैं। जैसे अगर हॉब्स की हम बात करते हैं तो हॉब्स भी जो है अपने निरंकुश राजा के खिलाफ एक अधिकार जनता को देता है कि अगर उसकी आत्मरक्षा के ऊपर किसी तरह का प्रश्न आता है तो उस व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार है। यहाँ उसकी शक्ति ये सीमित हो सकती है। या जीन बोदा स्वयं ये कहते हैं, जो फ्रांसीसी थे, जिन्होंने संप्रभुता के ऊपर बहुत गहनता से विचार रखे हैं, वो स्वयं ये कहते हैं कि नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून, इन दो बातों से जो है संप्रभु शक्ति जो है वो सीमित हो सकती है। लेकिन ये अलग बात है, ये अलग अलग विद्वानों के विचार हैं। वास्तव में संप्रभु जो शक्ति है वो असीमित होती है और सर्वोच्च होती है। दूसरी संप्रभुता की जो विशेषता है वो है स्थिरता, स्टेबिलिटी। देखिए, राज्य एक स्थायी संस्था है और राज्य के पास संप्रभुता भी जो है स्थायी होती है। सरकार बदलती है, राजा बदलते हैं, लेकिन संप्रभुता जो है हमेशा वहाँ विद्यमान रहती है। राजा के मरने से संप्रभुता समाप्त नहीं होती है। संप्रभुता तो उसमें हमेशा रहती है। यानी जब तक राज्य बना हुआ है तब तक वहाँ संप्रभुता है। राज्य का ये अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग है संप्रभुता। राजा की मृत्यु का मतलब संप्रभुता का मृत्यु होना नहीं है। व्यवस्था तो बनी हुई है, वहाँ शक्ति विद्यमान है, उसकी जगह दूसरा राजा आ जाएगा, अर्थात संप्रभुता स्थायी है। और ये जो इसकी जो विशेषता है, यही राज्य को या संप्रभु शक्ति को अन्य संगठनों से अलग करती है। अब इसके बाद एक और इसकी विशेषता है, वो है सर्वव्यापकता या यूनिवर्सलिटी। देखिए, भारत का यदि पूरे हम इसके नक्शे की बात करें या इसके क्षेत्र की बात करें, जो इसकी टेरिटरी है, तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ संप्रभुता व्याप्त नहीं हो। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि उस भारत के क्षेत्राधिकार में कि यहाँ भारत की संप्रभुता नहीं है। भारत की सरकार जो संघ सरकार है वो दिल्ली में है तो संप्रभुता वहीं तक है या लिमिटेड है। जैसे अगर किसी राष्ट्र में यदि बाहर से कोई जहाज आता है और वो वहाँ उस क्षेत्राधिकार में आके रुकता है तो वो ये नहीं कह सकता कि हम भारत के संप्रभुता के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं। या यहाँ पर एक उदाहरण हम राजदूत का ले सकते हैं। राजदूत के लिए स्पेशल प्रोविज़न्स होते हैं, प्रावधान होते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय कानून और इनसे वो जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर संप्रभु शक्ति की जो सीमाएं यहाँ पर होती है कि किसी भी राष्ट्र के राजदूत के साथ कैसा व्यवहार करना है,
यहाँ उसको थोड़ा सा अपनी संप्रभु शक्ति को थोड़ा सा यहाँ लिमिटेड होता है। लेकिन ऐसा एक पक्षीय अध्ययन करने पे ही हमें महसूस होगा। वास्तव में अगर हम देखेंगे कि भारत में कौन से देश की राजदूत को रखना है, नहीं रखना है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी संप्रभु शक्ति तय करती है। ठीक है, राजदूत के पास कुछ स्पेशल शक्तियाँ होती है, कुछ विशिष्ट शक्तियाँ उसके पास होती है, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं कि वो किसी अन्य राष्ट्र में जहाँ वो राजदूत होता है तो वहाँ की संप्रभुता या वहाँ के आदेशों के अधीन नहीं है। विदेशी लोग भी भारत में आते हैं या अन्य राष्ट्र में जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जिस क्षेत्र में जाते हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उस क्षेत्र की संप्रभु शक्ति के अधीन नहीं है, वो उस क्षेत्र की संप्रभु शक्ति के अधीन रहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि संप्रभुता जो है सर्वव्यापक है, सब जगह विद्यमान है। इसके बाद है अनन्यता, यानी कि संप्रभु जो है एक से ज़्यादा में विद्यमान नहीं हो सकती है, वो एक में ही रहेगी। इसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिसमें संप्रभुता का निवास है, तो कोई दूसरी शक्ति उस क्षेत्राधिकार में नहीं हो सकती, यानी संख्या में वो एक ही होगी, एक ही जगह विद्यमान हो सकती है। भले ही दूसरे शक्तिशाली संगठन उस क्षेत्र में मौजूद हो, वो उसके घटक हो सकते हैं, लेकिन संप्रभु शक्ति नहीं हो सकते हैं। संप्रभुता तो एक ही जगह स्थापित होती है। इसके बाद आती है अविच्छेदता, अर्थात संप्रभुता के हम उसको अलग नहीं कर सकते। संप्रभुता के ऐसा नहीं है कि संप्रभुता को जो है इसको हम जैसे लाइबर ये कहते हैं कि जिस तरह से एक व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को आत्म विनाश किए बिना अपने से पृथक नहीं कर सकता, उसी प्रकार राज्य अपनी प्रभुत्व शक्ति को अपना नाश किए बिना अपने से अलग नहीं कर सकता। यानी संप्रभुता पृथक नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि कुछ संप्रभुता आप रख लो और कुछ संप्रभुता दूसरा संगठन रख ले, ऐसा नहीं है। अविच्छेदनीय है वो, उसका विच्छेद उसको अलग नहीं किया जा सकता, वो एक ही जगह विद्यमान होती है। ये संप्रभुता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद संप्रभुता की एक और विशेषता है एकता और अविभाज्यता, यानी ये एक ही है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, यानी इसका क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, इसको हम बांट नहीं सकते कि भाग नहीं कर सकते इसके। यानी अविच्छेदता तो अभिप्राय यह है कि भाई राज्य का विच्छेद नहीं हो सकता। यदि भारत में से पाकिस्तान अलग होता है तो इसका अभिप्राय ये नहीं कि एक जो भारत की जो संप्रभुता थी उसमें से दो संप्रभु हो गए, अविच्छेद हो गए, तो वो भी नहीं हो सकता और इसका विभाजन भी नहीं हो सकता, अविभाज्य है। जैसे कैल्हन ये कहता है कि संप्रभुता का जो विभाजन अगर हम करते हैं तो पहली बात तो हम कर ही नहीं सकते, और करते हैं तो ठीक वही बात हो जाएगी कि आधा त्रिभुज, भाई जब त्रिभुज का हम भाग करेंगे, उसको दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो आधा त्रिभुज नहीं होगा, वो दो नए त्रिभुज बन जाएंगे। फिर उनकी अपनी एक संप्रभुता एक अलग स्थापित हो जाएगी जिसके ऊपर किसी अन्य का अंकुश नहीं होगा। यानी जैसे ही एक पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनता है तो ऐसा नहीं है कि उस पाकिस्तान की संपूर्ण संप्रभुता के दो भाग हो गए। वो जो पाकिस्तान का जो त्रिभुज जो पार्टीशन होता है उसका, तो एक नया त्रिभुज बन जाता है बांग्लादेश के नाम से। तो संप्रभुता को हम विभाजित नहीं कर सकते। इस प्रकार हम संप्रभुता की इन विशेषताओं को समझ सकते हैं, और यही विशेषताएं जो है जॉन ऑस्टिन जो है अपनी पुस्तक में वर्णन विवेचित करता है, और यही विशेषताएं जो है हमारे संप्रभु राष्ट्र की है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं संप्रभुता के प्रकार। संप्रभुता कितने प्रकार की होती है? देखिए, संप्रभुता के प्रकारों में सबसे पहला है नाममात्र की या औपचारिक संप्रभुता, यानी केवल आभूषण के रूप में उसके पास संप्रभु शक्ति होती है, जबकि वास्तव में उसका प्रयोग करने वाला कोई और ही होता है। अगर हम इंग्लैंड के राजतंत्र या राजा को अगर इस एग्जाम्पल में उदाहरण में ले तो हमें
इस चीज़ का स्पष्टीकरण मिल जाएगा कि नाममात्र का शासक वहाँ राजा है, क्राउन है, और वास्तव में उस संप्रभुता का उपभोग कौन करता है? वहाँ की संसदीय सरकार उस संप्रभुता का उपभोग करती है। इसके बाद हम आते हैं वास्तविक संप्रभुता, यानी जो वास्तव में उस शक्ति का प्रयोग कर रहा है। तो वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ की संसद, वो वास्तव में उस संप्रभुता का प्रयोग कर रही है। भारत का हम उदाहरण लें तो भारत में भी जो, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान अलग होता है, न्यायपालिका का प्रधान, कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का नॉमिनल होता है और दूसरा जो रियल वास्तविक होता है। तो वास्तविक जो है प्रधानमंत्री है और इसका कैबिनेट है, कार्यपालिका है, जो सामान्य परिस्थितियों में सर्वे सर्वा होती है। हाँ, आपातकालीन परिस्थितियों की एक अलग बात है, लेकिन वास्तविक संप्रभुता जो वास्तव में उस शक्ति का प्रयोग करता है। इसके बाद एक आती है वैध संप्रभुता, यानी जिसको स्वीकृति होती है। जैसे डाइसी ये कहते हैं कि वैध संप्रभुता कानून बनाने वाली शक्ति है जो अन्य किसी भी कानून या विधि से मर्यादित नहीं होती है। तात्पर्य यह है कि वैध संप्रभु राज्य की इच्छा को कानून का रूप देना तथा उसका पालन कराने की अंतिम शक्ति है। यानी देखिए कि यहाँ हम न्यायालय को ले सकते हैं कि न्यायालय जिस भी कानून का निर्माण करता है वो वैध होता है। तो ये एक तरह से कानूनी संप्रभुता भी हो गई। लेकिन यहाँ इसकी एक आलोचना भी हो सकती है कि कानूनी संप्रभुता जो है आधुनिक युग में प्रचलित नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक युग है और लोकतांत्रिक युग में जो है जनता के द्वारा शासन होता है, कानून निर्मात्री भी जो है जनता होती है और संप्रभुता का निवास भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता में ही निवास करता है। इसके बाद हम आते हैं राजनीतिक संप्रभुता। देखिए, जैसे जो मतदाता होता है, यानी जो आज अगर हम भारत का उदाहरण लें तो भारत में कानूनी संप्रभुता तो प्राप्त है हमारी सरकार को, हमारे प्रतिनिधियों को, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो संप्रभुता शक्ति का स्रोत क्या है? उसका स्रोत जनता है। यानी जो कानूनी संप्रभुता है उसके पीछे जो ताकत कार्य कर रही है, जिसके माध्यम से उसको संप्रभुता प्राप्त हो रही है, वो वास्तव में संप्रभु शक्ति है। इसको हम राजनीतिक संप्रभुता कहेंगे। यानी वो मतदाता जो उस सरकार का, उस प्रतिनिधि सरकार का चुनाव कर रही है। तो अब हम इस बात को इससे समझ सकते हैं कि कानूनी संप्रभुता के पीछे जो राजनीतिक संप्रभुता या जो सरकार होती है, जो जनता की जो शक्ति होती है, वो वास्तव में संप्रभु शक्ति है। तो इसको हम राजनीतिक संप्रभुता कहेंगे। लेकिन यहाँ फिर एक कन्फ्यूज़न है कि बड़े लोकतांत्रिक देशों में इस संप्रभुता का उपभोग जो है सरकार ही करती है, जो प्रतिनिधि सरकार होती है। वास्तव में जो है वैध संप्रभुता जो है, जिसको सरकार को जो जनता जो सहमति स्वीकृति दे देती है, वो उस संप्रभुता का उपभोग करती है। इस प्रकार हम राजनीतिक संप्रभुता को समझ सकते हैं। अब यहाँ संप्रभुता का एक और प्रकार है लोकप्रिय संप्रभुता। देखिए, लोकप्रिय संप्रभुता का सबसे जो अच्छी व्याख्या है वो रूसो की है। रूसो ये कहते हैं कि जो समाज की सदिच्छाएं हैं, जो आदर्श इच्छाएं हैं, उनको महत्व दिया जाना चाहिए और संपूर्ण शक्ति उसके हाथ में होनी चाहिए। उन कार्यों को करने वाली जो संगठन है उसके पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए, यानी संप्रभु शक्ति उसके पास होनी चाहिए। यानी देखिए, रूसो ये कहते हैं कि जो लोगों के अंदर जो निहित लोक कल्याणकारी भावना है, जिसमें किसी का अहित नहीं हो सकता, वो उन सब इच्छाओं का जो योग है
वो वास्तव में संप्रभु शक्ति है। यानी यहाँ लोगों के लिए जो कार्य करने वाली जो संगठन है, जो शक्ति है, वो वास्तव में संप्रभु शक्ति है। और उसका जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य भी जो है उसका क्या है, वो लोक कल्याण है। वो लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखकर कार्य करता है, तब उसको ऐसी निरंकुश शक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ इच्छाओं का, आदर्श इच्छाओं के योग को और उसकी पालन कराने वाली जो अथॉरिटी है, जो संस्था है, उसको संप्रभु शक्ति के रूप में माना जाता है। इस प्रकार हम इसको लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं। हालांकि जेरेमी बेंथम और मिल और मध्य युग में मार्सिली ऑफ पेडुआ और विलियम ओकम भी जो है लोकप्रिय संप्रभुता की बात करते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण संप्रभुता एक और है विधि सम्मत संप्रभुता और तथ्य सम्मत संप्रभुता। देखिए, विधि सम्मत संप्रभुता यानी जो ऐसी संप्रभु शक्ति जिसको जो शक्तियाँ और अधिकार जो प्राप्त है वो विधि के अनुसार प्राप्त है, और दूसरी तरफ तथ्य सम्मत जो वास्तव में उसका उपयोग कर रहा है, चाहे वो शक्ति के बल पर कर रहा है, चाहे वो ताकत के बल पर कर रहा है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 1935 में जब इटली अबिसिनिया पर आक्रमण करता है, तो वास्तव में विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने उस आक्रमण का विरोध किया, और वहाँ जो राजा थे उन राजा में संप्रभु शक्ति को स्वीकार किया। यानी देखिए, विधि सम्मत संप्रभुता तो थी राजा में, अबिसिनिया के राजा में, और वास्तव में वहाँ पर अधिकार किसका हो गया, मुसोलिनी का हो गया, इटली का अधिकार हो गया। तो देखिए, विधि सम्मत संप्रभुता तो बिल्कुल कानूनी है, स्वीकृत है, वैध है, जो उसको नियमानुसार दी गई है। और तथ्य सम्मत संप्रभुता की वास्तव में वो किसके हाथ में है। अगर हम 1999 का पाकिस्तान का उदाहरण लेते हैं, तो वहाँ पर एक विद्रोह होता है और जनरल मुशर्रफ वहाँ पर पाकिस्तान के वास्तविक शासक बन जाते हैं, और वहाँ पर उस समय नवाज शरीफ साहब की सरकार थी। तो वहाँ पर विधि सम्मत तो नवाज शरीफ की सरकार थी, और तथ्य सम्मत जो है वो जनरल मुशर्रफ ने उनको उनके ऊपर उन्होंने अधिकार कर लिया। तो देखिए, यहाँ पर जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि वास्तव में सरकार किसकी है और कानून और विधि के अनुसार सरकार किसकी होनी चाहिए, ये बेसिक डिफरेंस है। तो डी फैक्टो और डी जुरे, ये दो तरह की यहाँ पर हमारे सामने संप्रभुता आती है। इस प्रकार हम जो है संप्रभुता के इन प्रकारों को समझ सकते हैं। इस प्रकार संप्रभुता की विशेषताएं और संप्रभुता के प्रकार को हमने देखा है। अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे संप्रभुता का निवास किस में होता है। धन्यवाद।